धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग, इसके पिछले क्लासेस में हम देख चुके थे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, यानी कि जब किसी चालक में धारा प्रवाह करते हैं तो चालक गर्म हो जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव करते हैं। चालक क्यों गर्म होता है, इसका कारण भी हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, ठीक ना। और आज का हमारा विषय है कि ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग कहाँ करते हैं और किस प्रकार से करते हैं, ठीक ना। तो देखिए हम लोग प्रायः जो है अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग अन्य बहुत से रूपों में करते हैं। जैसे कि देखिए हम लोग अभी ठंडी का समय आ गया है ना जी, तो ठंड से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हीटर का यूज करते हैं, ठीक है। हीटर को क्या करता है, उष्मा देता है। तो हीटर देखिएगा उसमें जिस हिस्से से उष्मा आ रही है ना, वो पतली पतली क्या होती है, तार होती है, ठीक ना। वही तार जब गर्म होता है तो उससे हमको क्या मिलता है, हमको उष्मा की प्राप्ति होती है, मतलब गर्म का महसूस होता है, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई अन्य चीज, कोई लकड़ी वगैरह जलता है, ऐसा कोई चीज नहीं है, ठीक ना। उसमें तार होती है, पतली पतली छोटी छोटी तार होती है, या तो वो सीधी सीधी वायर होगी या फिर क्वाइल के रूप में से ऐठी हुई रहती है, उससे हमको क्या होती है, वो गर्म होता है और उससे हमको क्या होता है, गर्मी की प्राप्ति होती है, उष्मा की प्राप्ति होती है। अब दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे आयरन, जिससे हम कपड़ा प्रेस करते हैं, ठीक ना। तो देखिएगा जो आयरन जो होता है, प्रेस जो होता है, वो भी क्या होता है, गर्म हो जाता है। क्या उसमें हम आग लगा के थोड़ी गर्म करते हैं, नहीं करते हैं, है ना जी। एक आग से भी गर्म करने वाला प्रेस होता है, लेकिन हम बात उसकी कर रहे हैं जो करंट से चलती है, ठीक ना। वो क्या होता है, जैसे हम प्लग को लगाते हैं इलेक्ट्रिक बोर्ड में, तो क्या होता है, थोड़े समय के बाद से गर्म हो जाता है, उस समय हमारा कपड़ा आयरन हो जाता है, ठीक ना। ये भी हमारा उपयोग होगा। ऐसे कई सोल्डिंग रोड जो आता है, सोल्डिंग रोड देखे ना, सोल्डिंग रोड वो जो जहाँ से कहीं कहीं से तार जो है कट जाता है, टूट जाता है, तो उसको ज्वाइंट करने के लिए क्या करते हैं लोग, उसको सोल्डिंग रोड का यूज करते हैं। उससे क्या होता है, एक धातु होता है ना जी, वो धातु को क्या होता है, पिघला करके वहां ज्वाइंट कर देता है, ठीक ना। तो सोल्डिंग रोड भी क्या होता है, करंट से जुड़ा रहता है, लगा देने के बाद कुछ समय से वो भी गर्म हो जाता है। तो ऐसे कई प्रकार, आजकल तो पानी गर्म करने वाला भी आजकल हीटर आ गया है ना जी। करंट से खोज देते, थोड़ी ही देर में पानी को गर्म कर देता है। अच्छा, यहाँ तक आप लोग देखे होंगे एक थर्मस आता है करंट वाला, पानी वानी गर्म करने के लिए, चाहे दूध वगैरह कोई चीज गर्म करने के लिए एक थर्मस आता है, जग टाइप का, वो भी क्या है, वो भी गर्म हो जाता है, करंट से ही चलता है। तो गर्म हो रहा है तो मतलब क्या, इन सब जितना भी हमने एग्जांपल लिया, आयरन है, ये फ्लक्स हो गया, या फिर जो है हीटर हो गया, ये सब जितना भी हमने एग्जांपल लिया, सोल्डिंग रोड वगैरह, ये सब के सब क्या होते हैं, ये सब के सब इसमें तार होते हैं, और वही तार जब गर्म हो जाता है तो गर्म से हमारा ये काम होता है, ठीक ना। इस सब के सब हमारा क्या हुआ, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का उपयोग है। ये सब चीज है, ठीक ना, ये सब वस्तुएं हैं जिसका हम लोग उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। अब बात यह है कि उसमें क्या होती है, पतली पतली वायर होती है। अब वो वायर डिपेंड करता है, सब में कोई जरूरी नहीं है कि है ना सीधा सीधा ही रखा जाए, किसी में गोल गोल लपेटा हुआ रहता है, ऐसे क्वाइल की तरह, स्प्रिंग की तरह लपेटा हुआ रहता है, ठीक ना। किसी में सीधा सीधा भी रहता है, किसी में डिजाइनिंग कुछ कर दिया जाता है ऐसे करके, है ना। अलग अलग जो इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस जो होता है उसमें उसका डिजाइन अलग अलग होता है, ठीक ना। अब ऐसा मत सोचिएगा कि सब में डिजाइन ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना। वो डिपेंड करता है। आयरन में कुछ और डिजाइन होता है, जो प्रेस होता है ना उसमें और डिजाइन होता है, हीटर में कुछ दूसरे डिजाइन से रहता है, ठीक ना। लेकिन सब में जो होता है, सब में ये पतली पतली वायर ही होती है, ठीक ना। अब आगे हम बताएंगे कि ये तार पतली ही क्यों ली जाती है, ठीक ना, पतली क्यों ली जाती है। आपको इसकी पिछले क्लासेस में बता चुके थे कि प्रतिरोध जो है ना जी, वो मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितना ही मोटा होगा प्रतिरोध घट जाएगा, जितना ही पतला होगा प्रतिरोध। इस पर हम लोग और चर्चा करेंगे। तो ये बात समझ में आ गया। अब सुनिए, अब जो तार जो गर्म होता है, जो तार उसी में करंट जाता है, बिजली उसी में जाता है, और बिजली जब जाता है तो क्या होता है कि वो गर्म हो जाता है। तो उस विद्युत धारा का उसमें प्रभाव को प्रदर्शित कर रहा है ना जी। इसमें धारा गया, इसमें हम लोग करंट दिए, ये क्या होता है, ये तप्त हो जाता है, गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है, और उससे उसमें निकलता है। लेकिन देखिएगा, समझने वाली बात यह है कि ये भी एक तरह का तार है, विद्युत का सुचालक होता है,
और कॉपर का जो वायर हम लोग यूज करते हैं, एल्युमिनियम का जो यूज करते हैं वायरिंग के रूप में, वो भी एक तरह का चालक तार ही है, लेकिन उसमें जो धारा प्रवाह करते हैं इतना तो गर्म नहीं होता है जी, हल्का गर्म होता है, यानी कि सिर्फ महसूस होता है पकड़ने पर कि हाँ गर्म हुई है। लेकिन इसको देखिए तो इतना गर्म होती है कि क्या है कि हमारे शरीर को भी ये क्या करता है, गर्म रखने का कार्य करता है ठंडियों के दिनों में, या खाना पका देता है, या और भी जैसे कपड़ा आयरन हो जाता है ना, स्त्री कितना गर्म हो जाता है जी, प्रेस है ना जी, और सहनीय। कभी कोई हाथ यदि अचानक टच हो जाता है तो हाथ को जला भी देता है, ठीक ना। वो प्लेट होता है, स्त्री के नीचे एक प्लेट होता है, इतना गर्म हो जाता है, ठीक ना। तो ये इतना गर्म क्यों होता है, ठीक ना। बात अब आएगा कि इसकी प्रतिरोध बहुत ही ज्यादा होती है, और इसकी मोटाई जो है, इस तार की मोटाई बहुत ही कम होती है, और मोटाई जितना ही कम होगा इसका प्रतिरोध स्वतः क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो इसमें से क्या होगा, उष्मा जो है बहुत ज्यादा उत्पन्न होगा, और जब उष्मा ज्यादा उत्पन्न होगा तो ये क्या है, गर्म हो जाएगा, और गर्म होकर के हमको क्या आता है, ये उष्मा देना शुरू कर देता है, ठीक ना। तो इस वायर को, इस तार को हम लोग हीटिंग एलिमेंट यानी कि तापन अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, तापन अवयव कहते हैं, इसको कहते हैं इंग्लिश में हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। यानी किसी भी हीटर में हो, थर्मस में हो, माने गर्म करने वाला कोई भी जो उष्मीय प्रभाव को जो प्रदर्शित करता है, उसे पतली पतली तार होती है, और उसी तार को हम लोग क्या कहते हैं, तापन अवयव कहते हैं, हीटिंग एलिमेंट कहते हैं, ठीक ना। अब बात यह आएगा कि हीटिंग एलिमेंट जो होता है उसकी प्रतिरोध अधिक होता है, अभी हमने जाना प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। अच्छा, ये इतना गर्म होने के बावजूद भी ये गलता नहीं, इसका मतलब है कि इसका गलनांक भी उच्च होता है। दो चीजें इसकी हमने पता कर लिया। सबसे पहला चीज क्या है, इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और दूसरा हमने क्या जाना, इसका गलनांक भी बहुत ज्यादा होता है, प्रतिरोध उच्च होता है ना जी। और सेकंड हमने क्या बताना, इसका गलनांक भी उच्च होता है, ठीक ना। ये जल्दी गलता नहीं है, इसका टेम्परेचर जो, इसका मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बीपी, ये बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए गलता नहीं है, ठीक ना। जितने भी, और खास करके तापन अवयव के रूप में जो तार हम लोग लेते हैं ना, उस तार के रूप में हम लोग मिश्र धातु को लेते हैं, और आप लोगों को बता दिया गया था कि मिश्र धातु का प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक भी उच्च होता है, कठोर होता है ये मिश्र धातु। और खास करके जो है ना, तापन अवयव के रूप में हम लोग किस प्रकार के मिश्र धातु का उपयोग करते हैं, तो नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। नाइक्रोम क्या है, एक तरह का मिश्र धातु होता है। मिश्र धातु किसे कहते हैं, यानी कि जिसमें कई प्रकार के धातुओं को मिलाई गई हो, उसे मिश्र धातु कहते हैं। तो नाइक्रोम में आपको देखिए कौन कौन मिला होता है, क्रोमियम मिला होता है, क्रोमियम, ठीक है, निकेल होता है, मैग्नीज होता है, और लोहा होता है, आयरन जिसको कहते हैं। ये चार धातुओं को मिला करके ये नाइक्रोम मिश्र धातु बनाई जाती है। और नाइक्रोम की गुण क्या है, नाइक्रोम की खासियत क्या है कि इसकी प्रतिरोध ज्यादा होती है, बहुत उच्च होती है, ठीक है। और जिसका प्रतिरोध उच्च होगा वही ना ज्यादा उष्मा उत्पन्न करेगा जी। अब हम लोग हीटर में जितना भी, हीटर वगैरह चाहे स्त्री वगैरह जितना भी है, जितना भी हम लोग जो है इस सब चीजों का जो उपयोग करते हैं, उसमें अगर हम लोग किसी ऐसे तापन अवयव का उपयोग करें जिसका प्रतिरोध कम, जैसे मान लीजिए नाइक्रोम के जगह पे हम लोग कॉपर का तार लगा देंगे अजी, तो क्या गर्म होगा? क्यों गर्म नहीं होगा? क्योंकि उसकी प्रतिरोध बहुत ही कम होती है, और प्रतिरोध जब कम होगा तो उष्मा नहीं देगा, गर्म नहीं होगा। इसीलिए जो हम लोग ऐसा हम लोग तापन अवयव का उपयोग करते हैं हीटिंग एलिमेंट का, जिसका क्या होना चाहिए, ज्यादा प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए। जब प्रतिरोध ज्यादा होगा तभी जो है उष्मा ज्यादा उत्पन्न करेगा। और दूसरी बड़ी बात क्या है, उसका गलनांक भी कुछ होना चाहिए। अच्छी बात है, प्रतिरोध कुछ हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वो तो गर्म होगा। अगर गलनांक कम होगा तब तो गल जाएगा ना जी, तब तो फिर करंट ही कट जाएगा। अगर यहाँ से यदि कट हो जाए, कनेक्शन कट जाए, गल जाए, तो धारा प्रवाह होगा, फिर क्या हो जाएगा, जब कनेक्शन कट जाएगा तो धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जो है हम लोग हीटिंग एलिमेंट के रूप में ऐसे मिश्र धातु का उपयोग करते हैं जिसका क्या होना चाहिए, प्रतिरोध उच्च होना चाहिए और गलनांक भी उच्च होना चाहिए। तो नाइक्रोम सबसे बढ़िया मिश्र धातु होता है। अधिकतर जो है अलग अलग जैसे कि इस्त्री हो गया या फिर हीटर हो गया, इन सब चीजों में हम लोग नाइक्रोम के तार का ही उपयोग करते हैं। नाइक्रोम एक तरह का मिश्र धातु होता है, इसमें कौन कौन सी धातु होता है, ये बात समझ में आ गया ना। अच्छा,
अब सुनिए, अब हम लोग आगे थोड़ा चलते हैं। अब जैसे आएगा हम लोग उसमें प्रभाव का उपयोग करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, हम लोग स्त्री का आयरन का यूज करते हैं, उसको जरा समझ लेते हैं हम लोग, ठीक ना। फिर हम लोग बताएंगे विद्युत बल्ब के बारे में, ठीक ना। इसके बाद हम चलेंगे विद्युत बल्ब के बारे में बताएंगे। जो आयरन जो होता है, स्त्री जो होता है, देखिएगा वो क्या है, सबसे निचला हिस्सा एक मोटी धातु की प्लेट लगी होती है, मोटी धातु की, ठीक ना। उसकी मोटाई लगभग जो है 10 mm 12 mm इस इतना मोटाई का भी होता है, ठीक ना। कम मोटाई का भी आ सकता है, किसी में तो 10-10 mm मोटाई वाली भी प्लेट आती है, किसी में कम होती है तो किसी में ज्यादा होती है। तो चलिए मानिए 10 mm मोटाई की प्लेट है, इतना मोटा तो लगभग हो ही जाएगा, इतना मोटा, ठीक ना, प्लेट हो ही जाती है। अब उस प्लेट के जस्ट ऊपर, उस प्लेट के जस्ट ऊपर एक अधातु को लगाया जाता है, जिसको हम लोग अभ्रक कहते हैं। अभ्रक का नाम जानते हैं, इसको मिक्का कहते हैं। आप लोग किरकिरिया लगाते हैं, किरकिरी शादी ब्याहों में, है ना जी, वो किसका, वो अभ्रक ही है। और अभ्रक आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। बालू को देखिएगा धूप की किरण में, रोशनी में देखिएगा तो चमकते हुए कुछ दाना दिखाई देगा, वो सब अभ्रक है। और आपको बता दें कि यह अभ्रक इंडिया में बहुत पाया जाता है ना जी। इतना पाया जाता है कि इसका कोई उपयोग ही नहीं हो पाता, मतलब ये कि इसका उपयोग बहुत कम है और इसका कीमत भी बहुत कम है ना जी। एक संपदा भी मिला, खनिज संपदा भी मिला भारत देश को, तो भी क्या है, अनयूज्ड है, इसका बहुत कम यूज होता है और उसका कीमत भी कम है। काश अगर प्रकृति ने ऐसा डिजाइन बनाया होता, भौगोलिक डिजाइन है जी, कि अभ्रक की जगह सोना ज्यादा मिलता है जी, या पेट्रोलियम पदार्थ अधिक मिलता, कोई खनिज पदार्थ ज्यादा मिलता जो इस दुनिया में कीमती होता, तो शायद भारत देश बहुत आगे पहुंचता है ना जी। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, इंडिया में जो कुछ भी है बेहतर है, इससे देश चल रहा है। तो जो होता है प्लेट के जस्ट ऊपर क्या होता है, अभ्रक एक क्या होता है, वो भी अधातु ही है, जो धारा का प्रवाह नहीं कर पाता, उसके जस्ट ऊपर होता है। और उसी अभ्रक पर क्या होता है, इस नाइक्रोम के तार को, जो नाइक्रोम है ना, इस नाइक्रोम के तार को ऐसे सर्पिल रूप में क्या होता है, चारों तरफ बिखरा रहता है, ठीक ना, ठीक ना, ऐसा डिजाइन होता है। अच्छा ये बताइए, नाइक्रोम के तार और प्लेट के बीच में यदि हम लोग क्या नहीं दे, अभ्रक का यदि हम एक क्या लेवल नहीं दे, तब तो नाइक्रोम का तार प्लेट से टच कर जाएगा, टच करेगा ना। और नाइक्रोम के तार में क्या प्रवाहित होता है, धारा प्रवाहित होता है, तब तो प्लेट धातु है, उसमें भी करंट आ जाएगा। तो अगर अचानक कोई अगर कपड़ा आयरन कर रहा हो, ठीक ना, और उसमें हाथ टच कर जाए, तब क्या होगा, तब तो उसको सिर्फ हाथ जलेगा नहीं, बल्कि उसको करंट लग सकता है, शायद उसकी जान भी जा सकती है, जान जा सकती है ना। तो जलना अलग चीज है और करंट लगना अलग चीज है। जलेगा, उसको दवा हुआ कराएंगे, ठीक हो जाएगा। अगर करंट का अगर ज्यादा हो, विद्युत धारा की प्रबलता अधिक हो, तब तो वहां पे उसकी डेथ हो सकती है ना। इसीलिए जो है जब इसको बनाया जाता है, तो ये बात ध्यान में रखा जाता है कि नाइक्रोम की वायर किसी भी कंडीशन में वो धातु की प्लेट से टच नहीं करे। और देखिए आपको बता दें कि अभ्रक की गुण क्या होती है। अभ्रक जो है वो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन उष्मा का सुचालक होता है। मतलब जो है अब नाइक्रोम की तार किसके ऊपर, नाइक्रोम की तार के नीचे कौन है, अभ्रक है। नाइक्रोम की तार गर्म होती है तो अभ्रक को पार कर जाता है, उष्मा जो है पार कर, और वो उष्मा किस पर जाती है, प्लेट पर चली जाती है, और प्लेट गर्म हो जाता है, और उसी गर्म प्लेट से हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा को आयरन कर लेते हैं। अब बात समझ में आ गया। अच्छा, अब इसके बाद बारी आती है विद्युत बल्ब की। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, विद्युत बल्ब, ठीक ना। हम लोग प्राय विद्युत बल्ब तो बहुत तरह के देखते हैं, कई डिजाइन का हम लोग देखा करते हैं, ठीक ना। तो इसके बारे में अच्छे से समझिएगा क्या है और नहीं, सुनिए, ठीक ना। अच्छा ये बताइए, आजकल तो विद्युत बल्ब जो है खास करके हम लोग एलईडी बल्ब का यूज करते जा रहे हैं, ठीक ना। एलईडी बल्ब से कुछ फायदे भी है तो कुछ नुकसान भी है, ठीक है। एलईडी बल्ब का रेडिएशन ज्यादा होता है, मतलब बहुत ज्यादा विकिरण निकलता है, उसके चलते हमारे शरीर को हानियां पहुंच रही है, ठीक ना। और एक पहले बल्ब आता था वो रेड वाला, वो जो पीला वाला जिसको कहते हैं, ठीक ना। आज उसका यूज बहुत कम हो रहा है, जानते हैं क्यों? इसका कारण ये कि वो बिजली ज्यादा, वो मैंने विद्युत ऊर्जा ज्यादा वो क्या करता है, खर्च करता है, ज्यादा उपयोग करता है। तो बिल जहां आना चाहिए कम, वहां बिल आ जाता है ज्यादा, इसीलिए जो है उसका उपयोग कम होते जा रहा है, ठीक ना। चलिए विद्युत बल्ब के बारे में जानते हैं। अच्छा, विद्युत बल्ब क्या होता है? विद्युत बल्ब के चारों ओर एक कांच का आवरण होता है,
कांच का कारण होता है ना जी, खास करके शीशा ही होता है। अब विद्युत बल्ब में क्या है कि हम लोग तो दूसरा चीज का उपयोग करते नहीं है ना जी। अच्छा, किसी जो कोई एलईडी बल्ब जो आता है उसके ऊपर जो कांच के कवर के बजाय हम लोग क्या किया जा रहा है जी, उसमें प्लास्टिक का भी कवच दिया जा रहा है, ठीक ना, क्योंकि वो अलग चीज हो गया। यहाँ बात आ रही है विद्युत बल्ब की, सीएफएल बल्ब की, एलईडी बल्ब की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्ब की, इलेक्ट्रिक बल्ब का। उसमें जो है देखिए कांच का क्या होता है, एक परत होता है, कवर होता है, और उस कांच के अंदर उस बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है, खास करके आर्गन गैस भरी जाती है, और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक ना। तो ऐसा क्यों भरा जाता है, इसके दोनों का हम गुण बता रहे हैं आपको, ठीक ना। पहले ये जान गए ना कि बल्ब क्या होता है, वो कांच का एक आवरण होता है, और उस कांच के आवरण के अंदर यानी कि बल्ब के अंदर दो गैसें भरी जाती है, आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और देखिएगा बल्ब के अंदर जो है, थोड़ा डिजाइन तो हम बना नहीं सकेंगे, लेकिन समझ लीजिए कि यह एक बल्ब का ही डिजाइन है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है, इसमें धातु की दो मोटी क्या होती है, दो मोटी तार होती है, ठीक है। अच्छा, ये जो है इसमें एक ऐसे पतला सा ये सब कॉइल लपेटा हुआ रहता है, इसको कहते हैं हम लोग फिलामेंट। क्या कहते हैं, जो बल्ब के अंदर पतली और बहुत बारीक होते हैं, गोल घिरी हुई होती है कॉइल की तरह, ठीक ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं या तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं या तंतु कहते हैं। इसको, इस फिलामेंट का नाम होता है टंगस्टन। क्या नाम होता है, टंगस्टन, जिसका संकेत होता है W। क्या होता है, टंगस्टन का रासायनिक नाम वोल्फ्राम होता है। क्या नाम होता है, वोल्फ्राम। क्या नाम होता है, WOLFRAM, वोल्फ्राम होता है। इसीलिए टंगस्टन का जो संकेत है वो W होता है। जैसे कि सोडियम का देखे है ना, सोडियम का Na होता है, लेकिन रासायनिक नाम नेट्रियम होता है। उसी तरह से जो टंगस्टन जो होता है वो उसका संकेत W होता है। क्यों होता है W, चूंकि टंगस्टन का रासायनिक नाम वोल्फ्राम होता है, ठीक ना। कुछ टंगस्टन के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर बल्ब के बारे में बताएंगे, क्योंकि टंगस्टन के बारे में हम लोग को जानना भी है, ठीक ना। टंगस्टन देखिए क्या है, एक तरह का तत्व होता है, मतलब धातु है। तत्व में किस क्या है, यह एक धातु है, ठीक ना। और ये धातु के भी अयस्क हो सकते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम का अयस्क होता है, जिंक का होता है, पारा का होता है। हर एक धातु का कोई ना कोई अयस्क होता है ना। अयस्क किसको कहते हैं, यानी कि जिससे हम लोग धातु को निकालें उसी को अयस्क कहते हैं। अब ये बताइए, अब मान लेते हैं कि जिंक ब्लेड से पारा को नहीं निकाल सकते हैं, जिंक ब्लेड से हम लोग एल्युमिनियम तो नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं ना। तो सबके अयस्क से सभी धातु को प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं, मतलब किसी विशेष अयस्क से ही धातु की प्राप्ति करते हैं। तो टंगस्टन जो होता है ये ऐसा धातु होता है, ठीक ना। अच्छा, इस धातु को जो है हम दो अयस्कों से निकालते हैं। इसके दो अयस्क होते हैं, पहला का नाम है सिलाइट और दूसरा का नाम है वोल्फ्रामाइड। ठीक ना। दो अयस्क होते हैं टंगस्टन के। कितने अयस्क होते हैं, दो अयस्क होते हैं, सिलाइट और वोल्फ्रामाइड। लेकिन दोनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, टंगस्टन को निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टंगस्टन का निष्कर्षण वोल्फ्रामाइड अयस्क से किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसका कारण आप लोग जानते होंगे। क्या कारण है इसका, कारण यह है कि इससे जो है कम मेहनत में, कम खर्च में और अधिक क्या निकल जाता है, टंगस्टन निकल जाता है। इसीलिए जो है टंगस्टन का निष्कर्षण खास करके वोल्फ्रामाइड अयस्क से किया जाता है। ये बात समझ में आ गया। अच्छा, अब देखिए टंगस्टन का और भी कुछ गुण समझ लीजिए। टंगस्टन जो है, टंगस्टन इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम का मतलब जीरो में समझ लीजिएगा, कम होता है। टंगस्टन का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, प्रतिरोध कम होता है। अच्छा, और इसका गलनांक उच्च होता है। गलनांक का मतलब होता है जल्दी गलेगा नहीं। इसका गलनांक कितना होता है, गलनांक 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी लगभग जो है 3400 डिग्री सेंटीग्रेड हम कह सकते हैं, ठीक ना।
जो टंगस्टन जो होता है, इसको टंगस्टन क्या है, बल्ब का फिलामेंट होता है। इसका गलनांक कितना होता है, बहुत उच्च होता है, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग मान लीजिए कि 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। अब आप लोगों से मैं ये आपसे पूछूं कि ये बताइए, बल्ब में जो फिलामेंट लगाया गया टंगस्टन का, ये बहुत पतला और क्या होता है, ये क्वाइल के रूप में से गोल गोल घेरा रहता है। चलिए डिजाइन होता है, हमने पहले ही बता दिया कि सब में डिजाइन अलग अलग तरीके से हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो भी जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसका कोई जरूरी नहीं है कि वो मोटा ही लगाया जाए, पतला लगाया जाए या जो कुछ भी लगाया जाए। लेकिन खास करके इसमें जो है बल्ब में जो फिलामेंट लगाया गया, टंगस्टन जो लगाया गया है, वो खास करके क्या होता है, पतला ही लगाया जाता है। तो सवाल पूछा जाए आखिर पतला है क्यों, मोटा भी तो लगा सकते हैं, तो क्या बता सकते हैं इसका आंसर? पतला लगाने का कारण यह है, आप लोगों को पहले ही बता दिया कि प्रतिरोध हमेशा उसी का ज्यादा होता है जिस चालक की मोटाई बहुत कम होती है। इसीलिए जो है टंगस्टन का प्रतिरोध बहुत कम होने के कारण इसकी जो मोटाई है बहुत पतला कर दी जाती है, और पतला कर देने से क्या होता है, इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक ना, प्रतिरोध बढ़ जाता है। और जब प्रतिरोध बढ़ेगा तबे ना उष्मा देगा, तो प्रकाश ज्यादा फैलाएगा। बात समझ रहे ना? तो एक बल्ब जला देते हैं तो देखिए कितना रोशनी हो जाता है। तो टंगस्टन को पतला करने का यही रीजन है। रीजन क्या है कि इसका प्रतिरोध ज्यादा हो जाए, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा उष्मा रिलीज करे, मतलब ज्यादा से ज्यादा रोशनी दे। तब होगा जब ज्यादा उष्मा देगा तो तब हो जाएगा, गर्म होकर के लाल हो जाएगा। लाल का मतलब क्या है, इतना ज्यादा रोशनी देता है कि पूरा कुछ दूर तक जो है उजाला कर देता है। यही इसका रीजन है। बात समझ आ गया ना? तो टंगस्टन के बारे में भी समझ गए। अब इसमें बात ये आएगा कि हम लोग बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन गैस को क्यों भरते हैं। तो देखिए ये जो फिलामेंट जो होता है टंगस्टन, ये क्या है कि इसके अंदर निष्क्रिय गैस होता है, ये आर्गन तो निष्क्रिय गैस होता है, ठीक ना। ये दोनों गैसों को भरा जाता है, इसलिए भरा जाता है ताकि जब हम लोग धारा को प्रवाह करें, जब धारा को प्रवाह करते हैं, ये तो क्या होता है, ये गर्म हो जाता है, तप्त हो जाता है ना जी, प्रकाश देने लगता है। तो अगर निष्क्रिय गैस अगर नहीं रहेगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, ये टंगस्टन चूंकि धातु है, धातु तो अभिक्रिया करता है तुरंत। अगर निष्क्रिय गैस के अलावा दूसरा गैस यदि दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, तुरंत अभिक्रिया कर लेगा। टंगस्टन जो है गैस से क्या करेगा, अभिक्रिया, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन कोई दूसरा गैस दे दे तो तुरंत अभिक्रिया कर लेगा, और अभिक्रिया करने के बाद क्या आ जाएगा, टंगस्टन जो है टूट जाएगा, तो बल्ब जो है नहीं जल पाएगा। और ये भी हो सकता है, सिर्फ फिलामेंट टूटेगा ही नहीं, हो सकता है कि वो बल्ब एक्सप्लोड भी कर जाए, मतलब फूट भी सकता है, चाहे आग लगने की भी समस्या हो सकती है। इसीलिए जो है हमेशा विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैसों को ही भरा जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना है? सब कुछ क्लियर हो गया ना? ठीक है, चलो।